हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की महत्वपूर्ण विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सेकेंड पेपर को सोल्व करूंगा, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डीएलएड से जुड़ी सारी जानकारी तथा क्लासेस समय पर मिलती रहती हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। इसको मैं आंसर देने से पहले आप भी आंसर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने कितने सही किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। ऑप्शन हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, और दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और थर्ड है मुगल शासन काल में। इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें दिया है बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। आपको पता है ये काम जो है आपका आज़ादी के बाद ही हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि ये नियम जो है भारत सरकार ने बनाए थे। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे, सही आंसर बी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे ऊपर दिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य का मतलब ये हो जाएगा, जो संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनका मतलब उनकी जिम्मेदारी होगी बच्चों को पढ़ाना। कौन बच्चों को? 6 से 14 वर्ष की बच्चों को। अगर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य हमारा आता है 51 के अंतर्गत। 51 के अंतर्गत बहुत सारे खंड हैं। अगर बात करेंगे शिक्षा की 6 से 14 वर्ष की, तो बात आ जाएगी अनुच्छेद 51 का। ये किस में दिया गया है? 51 का में दिया गया है। अगर यहाँ पर दिया होता मौलिक अधिकार और यहाँ पर संरक्षक या अभिभावक की बात नहीं की होती, तो ये हमारा आ जाता 21 का के अंतर्गत। किसके? 21 का के अंतर्गत। लेकिन इसमें दिया है मौलिक कर्तव्य, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए वाला। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पता होगा। ऑप्शन आपका है 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। जब भी बात कर दे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कर दे, तो आप आंखें बंद करके आंसर रख देना 2009, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रथम अध्याय में कितने प्रकार के स्कूल का वर्णन किया गया है? मतलब कितने प्रकार के स्कूल का वर्णन किया गया किसमें? बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में। किसमें? 2009 में। देख लेते हैं तो ऑप्शन आपके हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है। चलिए नीचे देख लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो स्कूल आपके कौन कौन से हैं। पहला आपका स्कूल हो जाएगा सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, यानी कि सरकार द्वारा जो आपके प्राइमरी, जिसमें आप पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइमरी जो जूनियर स्कूल होते हैं वो कौन से होते हैं? सरकार द्वारा स्थापित नियमित स्कूल हो गए। दूसरे प्रकार के स्कूल कौन से हो गए? अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल तो है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ अनुदान उन्हें प्राप्त होता है, जिन्हें अर्ध सरकारी भी बोल सकते हैं, वो आपके हो गए अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। तीसरे नंबर के स्कूल कौन से होते हैं? विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय आदि। ये आपके आ गए तीसरे नंबर की श्रेणी में। लास्ट वाला देख लेते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के स्कूल हैं। लास्ट वाला देख लेते हैं, अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल। जो आपके आसपास बहुत सारे निजी स्कूल होंगे जो मतलब सिर्फ अपनी लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनका कोई अनुदान नहीं मिलता है, तो ये आपके होते हैं अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल। इनके बारे में हम लोग देख लिया। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालक के अधिकारों की घोषणा कब की गई? इसका आपको सही आंसर करना है। आपको ऑप्शन मिलते हैं चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। 20 नवंबर 1989, 20 नवंबर 1998, 20 नवंबर 1987 और 20 नवंबर 1992। तो इसकी सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 1989। इसके बारे में डिटेल में हम आपको नीचे बताएंगे। नीचे इसी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर दूंगा। चल, क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका आपको सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल 2009, दूसरा है 1 अप्रैल 2010 और तीसरा है 8 अप्रैल 2011 और चौथा ऑप्शन आपका है 5 अप्रैल 2009। इसकी अगर बात करेंगे, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की अगर बात करते हैं, तो ये आपका जाएगा 1 अप्रैल 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा को किस निश्चित स्तर तक
सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। किस किस स्तर तक, किस निश्चित स्तर तक आपको इसका सही आंसर करना है। आपका पहला ऑप्शन है समाजीकरण, और दूसरा है मानवीकरण, ये भी सही हो जाएगा, और तीसरा है सार्वभौमिकरण, और चौथा है विद्यालयीकरण। अगर बात करेंगे शिक्षा की तो इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, समाजीकरण तो होगा, मानवीकरण भी होगा, विद्यालयीकरण भी होगा। अगर इसमें सभी को शामिल करना है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकरण को, जिसमें हमारे सभी लोग आ जाते हैं, सभी के अंतर्गत आ जाता है, तो हमारा सही आंसर जाएगा सी के अंतर्गत। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। सभी साथी याद रखेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्रता, क्वेश्चन नंबर है 8, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या हुई है, बढ़ी है, घटी है, या स्थिर हुई है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको दिख ही गया होगा। तो सही आंसर इसका ए है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी। आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले बहुत साक्षरता दर कम थी। पहले तो स्त्रियों को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, धीरे धीरे दी जाने लगी, और धीरे धीरे गाँव में बालकों को नहीं मिलती थी, अब धीरे धीरे सब स्टार्ट हो गई। जो हमारी साक्षरता दर है वो बढ़ती ही जा रही है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में। तो सही आंसर आपको पता ही है, नई दिल्ली में इसका सही आंसर है। सही आंसर इसको जाएगा नई दिल्ली के साथ। सही आंसर नई दिल्ली के साथ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट जिसको हम बोलते हैं की स्थापना कब की गई थी। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में डाइट है और इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसके आपको सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1986 की शिक्षा नीति द्वारा, और दूसरा है कोठारी आयोग द्वारा, और मुदालिर आयोग द्वारा, और लास्ट वाला है इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही की बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 1986 की शिक्षा नीति द्वारा जो आपका है डाइट का निर्माण या संस्थान की स्थापना की गई थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आपका है ये सभी पेपर में आता है, भले ही बहुविकल्पी के रूप में आए, भले ही अति लघुत्तरीय के रूप में आए या लघुत्तरीय के रूप में आए, ये क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ पार्ट जरूर आता है। सभी फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालक अधिकारों के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन नीचे सेम दिया है, या करके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकारों का वर्णन कीजिए। अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो आंसर की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बाल अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालक के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। एक बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। बात करेंगे आगे की, तो इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकारों के संबंधी बिंदु निम्नलिखित हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में नीचे देख लेते हैं। पहला आपका बिंदु दिया है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आपको पता है सरकारी अस्पताल में उसका पंजीकरण बना दिया जाता है, जिसमें उसका डेट टाइम सब कुछ और दिया होता है, और उसमें जो राष्ट्रीयता है वो भारतीय उसकी हो जाती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, यानी कि अपनी राष्ट्रीयता हो गई, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार हो जाता है। जैसे कि आपका सरनेम वगैरह सब कुछ जुड़ जाता है, ये प्रत्येक बच्चे का अधिकार के अंतर्गत आता है। बात करेंगे तीसरे अधिकार की, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चों को अब उनके माता पिता से अलग करना बिल्कुल अपराध माना जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। जैसा कि आपको पता है, अगर किसी बच्चे को आपने कहीं दे दिया, यानी कि गोद दे देते हैं लोग, अगर बच्चा चाहे तो माता पिता के पास दोबारा वापस आ सकता है, पुनः एकीकरण कर सकता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की अपहरण, ठीक है, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना, जो कि हमारे संविधान में बनाए गए हैं कि किसी भी बच्चे का अपहरण नहीं हो सकता है, उसको बेच नहीं सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो, अगर किया तो कानूनी जुर्म माना जाएगा, उसके हिसाब से प्रावधान लगाया जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें राष्ट्र संरक्षण देगा, राष्ट्र संरक्षण देगा और उनके ऊपर कानून लगाया जाएगा। जैसे कि माता पिता के उत्तरदायी होते हैं, उसके अलावा जैसे कि किसी को गोद दे दिया, अगर वो उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके लिए खिलाफ भी कानून लगाया जाएगा। उसके बाद राष्ट्र उसका संरक्षण करेगा, यानी कि जिम्मेदारी सारी किसकी होगी, राष्ट्र की होगी। कौन करेगा, कानून करेगा।
देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। जो भी नशीले पदार्थ होते हैं आपको पता है बच्चों से दूर रखे जाए, यानी कि बच्चों से दूर रखना चाहिए और बच्चों को ये खिलाना पिलाना सब कुछ अपराध होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। अगर बच्चा नहीं चाह रहा है किसी के पास जाना तो बच्चों वहां पर नहीं भेजा जाएगा, या फिर बच्चों को गोद दे दिया गया और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें बात जो होगी बच्चों के हित की होगी, बच्चों के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। बात करेंगे 9 नंबर पॉइंट की, शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। जिन देशों ने साइन कर रखा है उन देशों को किसी भी शरणार्थी को कोई भी राष्ट्र संरक्षण देने का प्रदान करेगा, क्योंकि किसी भी देश में जब प्रॉब्लम शरणार्थी जब आते हैं, जब उसमें कोई गरीबी या भुखमरी आ जाती है तो दूसरे देश में शरण लेते हैं और दूसरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी उन बच्चों को संरक्षण प्रदान करने का। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को कारखानों और काम करने में लगा दिया जाता है, वो उनके लिए मनाही होगी, उसमें नहीं लगाया जा सकता है। उनके नैतिक और आध्यात्मिक गुणों की कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। अगला पॉइंट है लैंगिक शोषण से बचाना। जैसा कि आप जानते हैं गांव में बहुत सारे नियम लोग बना के रखते हैं, जो पुराने लोग हैं कि ये काम लड़का करेगा ये लड़की करेगी, मतलब लिंग के अनुसार वो तय कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ नियम कोई नहीं है। हमारा कानून में नियम दिया है, सबके लिए समान नियम है, कोई भी कुछ कर सकता है और लड़के जितने ऊपर जाएंगे उतनी लड़कियां भी ऊपर जा सकती हैं। कोई भी लैंगिक शोषण किसी का भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए रखे हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र संघर्ष युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध। यानी कि 15 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको किसी भी काम या सेना में शामिल नहीं किया जा सकता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर दिया। यानी कि जो नियम है संयुक्त राष्ट्र ने तो पहले ही बना दिया था, लेकिन भारत ने कब अपनाया इसके बारे में दिया है कि भारत ने इसको 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया। यानी कि भारत ने भी यह नियम अपना लिया, जिससे भारत में भी ये नियम लागू हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी मित्रों को ये वीडियो पहुंच जाए और सबकी तैयारी अच्छे से होने लगे। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।